हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोगों का फोकस होगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के ऊपर। तो विल स्ट्रेट अवे जस्ट डिस्कस द कंसेप्ट इन शॉर्ट एंड डू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड इट। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन है या यूँ कह लो कि फिजिकल क्वांटिटीज of the same dimensions can only be added जब दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी तभी ऐड कर सकते हो, और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर का मतलब इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन। ये भी आप सेम तरीके के डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही कर सकते हो, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और कंपैरिजन भी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, these two are permissible between any quantities, between physical quantities having different dimensions also, between physical quantities having same or different dimensions। तो multiplication and division is not an issue, इसमें there is no restriction, but for addition, for subtraction and for comparison, same dimensions are necessary, it is a must। Okay, so let us understand this thing with one equation। एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। स्टूडेंट ये सोचता है कि इसमें डायमेंशंस वाला जो कंसेप्ट है वैलिड नहीं है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो इसके डायमेंशन को मानता है एल, फिर ये इज इक्वल टू हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये एल टी माइनस वन एंड प्लस एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, और यहाँ पर सोचता है कि पता नहीं क्या है, तो थिंग्स आर नॉट ओके। डायमेंशंस का जब कहते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये फेल हो जाता है, ऐसा वो सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उनका ये सोच इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इन फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है। जैसे एस एन एच इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड यानी एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट के लिए एल पर सेकेंड मतलब अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन, तो ऐसे एन एच का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगेन इज एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का तो ये होता है, एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स अ प्योर नंबर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। इन फैक्ट ये भी टर्म टाइम है, ये भी टर्म टाइम है। अगर आप इसके डेरिवेशन करो तो आपको समझ में आएगा कि ये वन एक सेकेंड है और ये एन भी टाइम है, तो इनटू एल टी माइनस टू इंटू टाइम, और ये भी आपको क्या दे देगा, एल टी माइनस वन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि पहले टर्म का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, फिर आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे टर्म का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, फिर आप ऐड कर रहे हो अगले टर्म का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन,
मीन्स इट इज परफेक्टली ओके। याद रखना कि कभी आपको कोई इक्वेशन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि डायमेंशनल एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही हो और फिर भी वो इक्वेशन सही हो। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उसमें एक और केस लेते हैं। ये काफी नोन केस है, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर V minus P is equal to RT. In fact, this is Van der Waals equation, gas equation. ये स्टूडेंट 11th में थोड़ा आगे जाकर के पढ़ता है और इसमें गिवन होता है आपको कि P स्टैंड करता है प्रेशर के लिए, V स्टैंड करता है वॉल्यूम के लिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि A अपॉन B के डायमेंशंस बताओ क्या है। के डायमेंशंस फाइंड। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि R भी नहीं पता मेरे को, तो क्या है ये, टेम्परेचर आ गया, यहाँ T टेम्परेचर है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैं तो स्टक हो गया। तो ये तो पैरामीटर्स ऐसे आ गए कि आई कैन नॉट हैंडल दिस क्वेश्चन। इन फैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको राइट हैंड साइड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है नॉलेज की। दिस इफ नॉट नोन इज ओके टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नहीं भी पता तो बड़े आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। V और B माइनस हो रहे हैं, V माइनस B। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब डायमेंशन सेम है। तो V माइनस B का मतलब वी कैन राइट डायमेंशनली B should be equal to V and V is volume, और वॉल्यूम हमारे को बताया होता है क्या होता है, LQ, तो इज इक्वल टू LQ। हमें A अपॉन B निकालना है, तो A का डायमेंशन पता होना चाहिए B का, तो A अपॉन B का डायमेंशन आ ही जाएगा, तो B हमने निकाला। इस टर्म से ही B निकल आया। अब हम इस वाले पे फोकस करते हैं। P को आप ऐड कर रहे हो किसमें, A अपॉन B स्क्वायर में ऐड कर रहे हो। दो चीजों को ऐड कब कर सकते हो आप, दो चीजों को आप ऐड तभी कर सकते हो जब उनके डायमेंशंस सेम, तभी उनका एडिशन परमिसिबल है, वरना एडिशन परमिसिबल नहीं है। ओके, तो therefore I can write dimensionally A अपॉन B स्क्वायर किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तो A किसके बराबर हो जाएगा, P V स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, mLT माइनस 2, एरिया L स्क्वायर, it will be mL minus 1 T minus 2. So this is mL minus 1 T minus 2, और V वॉल्यूम है तो L क्यूब, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा हमारे को, m L 6 यहाँ से आ गया -1, तो L5 and T minus 2. Finally, what is required is A upon B. हमें A upon B चाहिए, A upon B, तो क्या आएगा A upon B, तो A क्या है, A है m L5 T minus 2, और B क्या है, B is L क्यूब, so it will be m L2 T minus 2. तो कई बार ऐसा होता है कि कई पैरामीटर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे अननोन वैल्यूज होती हैं, हमें देख करके लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन एक्चुअली में हमारे को उसकी जरूरत ही नहीं होती उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि आपको एक प्रॉब्लम मिलती है, P is equal to A minus x square upon BT। आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब A और B के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। A का डायमेंशन फाइंड करना है
और b का डायमेंशंस फाइंड करने हैं। और आपको गिवन है कि t इज टाइम, x इज डिस्टेंस, पोजीशन वर्ड है तब भी लेंथ ही लेते हैं, एंड p इज से प्रेशर। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। न्यूमरेटर पे a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे? x स्क्वायर से। और ये सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? जब सेम डायमेंशन हो। तो आप क्या लिखोगे? डायमेंशनली a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x क्या है? डिस्टेंस यानी लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर हो गया, a आ गया। अब b पे फोकस करते हैं। b के लिए हमारे पूरी इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हियर p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी है, यानी b किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। ठीक है, a is L square and x square is also L square. L square minus L square will give you L square only. L square minus L square will give you L square. क्योंकि आप एक एरिया को एक एरिया से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया ही तो मिलेगा। जैसे आप 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। यानी कि लेंथ स्क्वायर जब लेंथ स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा तो लेंथ स्क्वायर मिलेगा। यहाँ ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया माइनस एरिया will give you some area only. तो a minus x square L square आ गया। p क्या है? p is m L minus 1 t minus 2 and t is time. तो अल्टीमेटली ये b कितना आ जाएगा? m a की जगह पर है, ऊपर जाएगा तो m minus 1, L ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 पहले से ही है तो L3, ये और 1 minus 2 minus 1 रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो दिस विल बी b। और एक लास्ट प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं मैं, तुम्हारे को एक जानकारी दे रहा हूं बेसिकली, जो कि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको काफी मदद करेगी। और वो है, याद रखना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, क्या क्या हो सकते हैं? साइन, फिर इसके आगे तो कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मान लो θ1 प्लस θ2 है, या साथ में कुछ और भी है, जैसे ओमेगा टी प्लस माइनस kx है, समथिंग लाइक दैट। तो साइन एक एंगल का होता है, तो ये भी क्या होना चाहिए? एंगल, और ये भी क्या होना चाहिए? एंगल। और आपको पता है एंगल डायमेंशनलेस होता है, m0 L0 T0। तो याद रखना कि साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कोई भी एक जो टर्म आएगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो एज अ होल, हर टर्म एज अ होल क्या होगी? डायमेंशनलेस। तो ओमेगा टी का डायमेंशन क्या हो गया? m0 L0 T0। kx अगेन इज एन एंगल, तो kx की जगह आप क्या लिख सकते हो डायमेंशनली? kx इज इक्वल टू m0 L0 and T0। और यही नहीं, इसके बाद जो इस पूरे की वैल्यू आती है, तो साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के एंगल से जो वैल्यू आती है इसका नंबर बेसिकली, जैसे कि साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, साइन 45 1/√2, इट्स अ नंबर बेसिकली। तो नंबर पे डायमेंशनलेस होता है, तो m0 L0 T0। तो एंगल्स आर डायमेंशनलेस, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी डायमेंशनलेस। ऐसे ही लॉग आ गया, और लॉग अलग अलग टर्म्स का आ गया, तो लॉग नंबर का होता है, तो इंडिविजुअली हर टर्म क्या होगा? m0 L0 T0, और इसको सॉल्व करने पर भी एक नंबर ही आता है, तो m0 L0 T0। ऐसे कहीं पर एक एक्सपोनेंट आ जाता है, एक्सपोनेंट इज एक नंबर का होता है एक्सपोनेंट, तो ये पूरा टर्म को आप क्या लिख सकते हो? m0 L0 T0, और इसके बाद जो आता है इट्स आल्सो नंबर, इज आल्सो m0 L0 T0।
तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी आराम से होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे डायमेंशंस की, जिसमें कि हम देखते हैं टू डिराइव रिलेशनशिप between physical quantities. With the help of dimensions. तो डायमेंशंस की मदद से आप एक रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। जैसे अगर आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि एक पाइप है, उस पाइप में आप कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम फ्लो रेट, ये वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस r है, और प्रेशर ग्रेडियंट P/L होता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप इन फैक्ट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, पहला है रेडियस, दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द पाइप, और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो आपको एक रिलेशनशिप फाइंड करना है इन सब क्वांटिटीज के बीच में। तो नॉर्मली होता क्या है, स्टूडेंट क्या गलती करता है, ये वॉल्यूम ऐसे लिखता है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ प्रेशर ग्रेडियंट में मैंने P/L लिख दिया, बट अब कई बार क्वेश्चन में हो सकता है गिवन ना भी हो, प्रेशर अलग है और प्रेशर ग्रेडियंट अलग। प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ टू द पावर b, द थर्ड वन इज विस्कोसिटी टू द पावर c, ऐसे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर देता है। तो एक तो यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ गलती तो अभी तुम्हारे इस केस में हुई नहीं क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि प्रेशर ग्रेडियंट P/L है, बट ये वो रीजन है जहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी, और एक वो रीजन है जहाँ गड़बड़ हो गई, और वो रीजन क्या है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट था जिसकी जगह आपने क्या लिख दिया V। वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो अगर आपने यहाँ T लिखना भूल गए तो आपका फंडामेंटल मिस्टेक होगी, फिर तो सवाल सही हो ही नहीं सकता। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो वॉल्यूम का क्या होता है L3, टाइम का क्या होता है T, ऊपर जाएगा तो -1, तो डायमेंशनली आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा सकते हो जब डायमेंशन कर रहे हो। R रेडियस है तो लेंथ है, तो लेंथ क्या होता है L⁴ प्रेशर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, क्या होता है M(L-1 T-2), और अपॉन में लेंथ है L, और उसके ऊपर पावर क्या है V, और ईटा का क्या होता है M(L-1 T-1 टू द पावर C। अब यहाँ पर M0 L3 T-1 इज इक्वल टू M, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, दो जगह पर है, तो आ जाएगा M टू द पावर B और M टू द पावर C, तो B प्लस C। फिर लेंथ एक तो यहाँ पर है A, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 और फिर B है तो -2, और यहाँ पर -1 है और C है तो -C। ऐसे ही टाइम एक यहाँ पर अगर कर रहा है -2 और फिर B है तो -2B, और -1 है C है तो -। तो ये हमारा डायमेंशनली ये इक्वेशन बन गई
ये तभी सही हो सकती है जो जो पावर एल की यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो इससे बी प्लस सी क्या मिल गया आपका सी टू। एल की जो पावर यहाँ पर है वो पावर यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पर कितनी है a माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर 3। सिमिलरली यहाँ पर माइनस टू बी माइनस सी और माइनस वन, तो माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन। आगे तो सॉल्व हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ पर हो सकती हैं। टर्म्स को समझने में गलती हो सकती है, और अगर आपने टर्म को समझने में ही गलती कर दी तो पहले स्टेप में मिस्टेक हो गई। तो 3 नंबर का सवाल क्या है? ओके, ये मानते हुए कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो और कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर नाम जो है वो दिक्कत दे सकता है, नाम दिक्कत दे सकता है। तो कहीं पर ऐसे आ रहा है, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब नंबर अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, वॉल्यूम का एल क्यूब होता तो क्या हो जाएगा एल माइनस। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे करके अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया एंड अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, एरिया एल स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा -2 टाइम 1 होता है, ऊपर जाएगा t -1। तो दिस पर्टिकुलर थिंग स्टैंड्स फॉर l -2 t -1 एज फार एज डायमेंशंस आर कंसर्न। ऐसे कई जगह वर्ड आता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट इसमें बस मास को पकड़ करके m डाल देता है, नो इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या हो जाएगा m, l ऊपर जाएगा तो माइनस। यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस व्हाइल रीडिंग द न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम, ताकि आप किसी पर्टिकुलर चीज के मीनिंग को मिस नहीं कर जाओ। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी किसके लिए, डायमेंशंस की मदद से नए रिलेशनशिप को निकालने के लिए। इस टाइप का एक और टिपिकल क्वेश्चन आता है, जैसे कि नॉर्मली मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उसके लिए जो डायमेंशंस हैं, तो m मास के लिए हम m लिख देते हैं पावर 1, लेंथ के लिए l1, टाइम के लिए t1, ऐसे करके हम लोग लिख करके और सॉल्व करते हैं। तो अधिकतर मैकेनिक्स में MLT के टर्म्स में चीजें आ जाती हैं, क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन फैक्ट, और इनकी फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं। फिर तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, मास की किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है। ऐसे करके कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं जो कि साइंटिस्ट लोगों ने SI सिस्टम में फिक्स कर दी। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं और बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज इनके ऊपर डिपेंड करेंगे और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगी, यानी एक का दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। तो ये फिक्स है। लेकिन मान लो सवाल आपको ये आया कि इफ वी टेक c velocity of light in vacuum second the acceleration due to gravity को स्मॉल जी से नोट करते हैं, एंड थर्ड p pressure as the fundamental units। आप एक नया सिस्टम ही जनरेट करने जा रहे हो, मान जिसमें कि ये कहा जाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स मानना है आपको। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस आप फाइंड करके बताओ। अगर आप इनको फंडामेंटल यूनिट्स ले रहे हो तो इसको c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p प्रेशर को अगर आप फंडामेंटल यूनिट्स ले रहे हो तो उसके बेसिस पे g के डायमेंशंस लिख करके बताओ। तो g के डायमेंशंस किसके टर्म्स में आएंगे? g विल बी c समथिंग समथिंग नंबर, g कोई नंबर, p का कोई नंबर, ऐसे होता ना ml2 mlt-2 ऐसे करते करते कुछ नंबर आते चले जाते हैं। इन नंबर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि g मुझे किसके टर्म्स में चाहिए? स्मॉल c, स्मॉल g और p के टर्म्स में चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है? हाउ डू यू स्टार्ट? तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा कि भाई ये g मुझे बताना है किसके टर्म्स में? एक तो c के टर्म्स में, एक g के टर्म्स में, एक p के टर्म्स में। पावर्स मेरे को पता नहीं, पावर फाइंड करनी है तो पावर को क्या मान ले? a, b और c मान ले। और इसके बाद आप ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो mlt के टर्म्स में लिखोगे और सॉल्व करोगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली f होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की, तो g क्या हो जाएगा? f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। f क्या होता है? mlt-2 और ये डिस्टेंस है l स्क्वायर और ये m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? m-1 l3t-2। तो ये g क्या हो गया? m-1 l3t-2। फिर ये c क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? lt-1 द पावर t। एक्सेलरेशन चाहे किसी की वजह से भी हो, है एक्सेलरेशन, तो lt-2 द पावर p। और फिर ये प्रेशर है। प्रेशर हमने देखा क्या होता है? ml-1 t-2 टू द पावर c। और फिर जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, फर्दर आप वैसे ही सॉल्व करोगे। और फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इसको। इधर क्या है? m-1 l3t-2। इधर m एक ही जगह पर है c, तो m टू द पावर c। l एक जगह है, दूसरी जगह और तीसरी जगह है, तो l to the power a, l to the power b and l to the power minus c. So l will be a plus b minus c. And what about t? T is minus a, minus 2b, minus 2c. So it is minus a, minus 2b, minus 2c. बस तो फिर c किसके बराबर आ गया? -1 a plus b minus c किसके बराबर आ गया? 3। और माइनस a, minus 2b, minus 2c किसके बराबर आ गया? -2। हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यूज मिल जाएंगे उन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ये भी हमने डायमेंशंस की मदद से किया, क्योंकि बेसिक क्वांटिटी ये जो हमारे को फिजिकल क्वांटिटीज है इसके डायमेंशंस mlt के टर्म्स में पहले से ही मालूम है, तो फिर हम इनके बीच में भी एक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, नाउ तीसरे की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तीसरी एप्लीकेशन है ये, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स या कन्वर्जन ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू another system of units। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, n2 इज इक्वल टू n1 m1 l1 t1। ये भी हम डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं।
B C एंड अपॉन में M2 L2 एंड T, ऐसे करके वी यूज अ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के ना बेसिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ लेने चाहिए। तो देखो बेसिक क्या है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो गिवन वैल्यू का होगा, तो गिवन वैल्यू का सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप पैरामीटर्स क्या क्या लोगे, N1 M1 L1 T1। ये गिवन वैल्यू जो है उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए 1 आपका इस्तेमाल करना है। 1 1 1 1 N1 नंबर है, M1 मास है, L1 लेंथ है और T1 टाइम है। और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो क्या है, कन्वर्ट जिसमें करना है वो है N2 M2 L2 और T2, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके नंबर, मास, लेंथ और टाइम। और फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होगी कि हाँ भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होंगे M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C, उससे क्या आ जाएगा, A, B और C आ जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी पता लगने पर हमारे को A, B, C पता लगेंगे। N1 M1 L1 T1 जो गिवन सेट ऑफ क्वांटिटी की जो वैल्यू है उससे पता लगेंगे। और N2 M2 L2 T2 हमारे को जो दूसरी फाइंड करनी है क्वांटिटी उसके हिसाब से पता लगेगा, हमें बता देंगे। तो देखो इसमें ना मैं एक थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इजी तो हो ही जाएंगे, ये वाला हो गया। तो मान लो आपको ये दे रखा है कि कन्वर्ट 100 जूल इनटू अ न्यू सेट ऑफ यूनिट्स हैविंग, आपको 100 जूल को कन्वर्ट करना है नए सेट ऑफ यूनिट में, हैविंग 10 ग्राम and 100 centimeter and 10 second as the mass, length and time। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है न्यू सेट ऑफ। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, कन्वर्ट 100 जूल यानी 100 जूल आपका गिवन, इसमें नंबर क्या है 100, यानी आपका एक गिवन वैल्यू में नंबर क्या आ गया 100। और किसकी बात कर रहा है, जूल। जूल ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का, है ना। वी शुड डू दिस थिंग वेरी वेल दैट दिस जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे को फिजिकल क्वांटिटी भी पता लगती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी। okay. तो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है mL2T - 2। और जूल के लिए मास कितना होगा, केजी। ऐसा सिस्टम में लेंथ क्या होगा, मीटर, टाइम क्या होगा, सेकेंड। तो हमारे को धीमे धीमे करके वैल्यूज पता लग रही है। ए मास के पावर है तो उसे कितना रख देंगे 1, लेंथ की पावर b है तो उसे क्या रख देंगे 2, टाइम की पावर c है उसे क्या रख देंगे -2, N1 100 गिवन है, ये केजी, ये मीटर और ये थर्ड इज इन सेकेंड, क्योंकि गिवन से जूल में जूल ऐसा ही है, ऐसा है कि नो केजी, मीटर एंड सेकेंड आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज यूनिट्स। और नए सेट में जो यूनिट्स हैं वो क्या है, वो ये नंबर तो मुझे फाइंड ही करना है। मास कितना है 10 ग्राम, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड। इतना अगर आपने समझ करके कर लिया, देखो यही है असली चीज समझने वाली, बाकी तो मैथ्स है, ये फिजिक्स है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो फिर कोई प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम थोड़ा ना हो, तो बस एक मैथमेटिक्स रह गया। तो देखो हम वैल्यूज डालते हैं, कन्वर्ट, इसकी वैल्यू हमारे को किसी और में कन्वर्ट करनी है, तो N2 निकालना है नए सेट ऑफ यूनिट में।
N1 कितना है 100, मास की जगह kg, लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह सेकेंड, पावर ए बी सी 1 2 -2 1 2 -2, और जिसमें निकालना है उसका मास कितना है 10 ग्राम, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो N2 इज इक्वल टू 100, इसकी जगह मैं 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, इसलिए कि 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और ये सेकेंड तो है ही। तो फाइनली व्हाट इज दिस N2, तो देखो N2 इज 100, यहां से बच गया, यहां से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से जीरो हो गया, यहाँ भी 100 बच गया, 100 टू द पावर 1 इज 100 हो गया, ये तो पूरा ही कट गया 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 की पावर 2 1 ही, इसमें सेकेंड कट जाएगा, तो ये 1/10 टू द पावर -2, तो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो यानी ये भी 100 आ गया, तो कितना आ गया 10 टू द पावर 6। तो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब प्रॉब्लम इस तरीके की हो, जैसे कि मैंने अभी हैंडल किया प्रॉब्लम। तो थिंग्स आर वेरी इजी, गिवन N1 M1 L1 T1 एंड ABC भी गिवन से आ जाएगा, किस सेट में आपको निकालना है उससे M2 N2 T2 आ जाएगा और आपको नंबर फाइंड हो जाएगा। तो कौन सी क्वांटिटीज गिवन वाली हैं, तो गिवन वाली हैं भी देख लो, ये नंबर है गिवन का, ये गिवन मास है यूनिट का, ये लेंथ है और ये टाइम है। तो क्वांटिटी पता लगने से आपको ABC भी पता लग जाएगा, क्वांटिटी पता लगने से कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है, फोर्स है या क्या है। और ये जो लाल है सब जिसमें कन्वर्ट करना है उससे कंसर्न है ये सारी वैल्यूज। तो इस तरह से अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो दिस सच प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। देखिए इतने बड़ा जैसे मैंने बताया तभी आप इस्तेमाल करो जब चीजें कठिन हो, जैसे कि इस वाले केस में था। अब कई बार क्या होता है चीजें काफी इजी होती है तो इतने बड़े फॉर्मूले में जाने की जरूरत ही नहीं आपको। जैसे G की वैल्यू 6.67 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसे कन्वर्ट करके बताओ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है डाइन में, और आपको पता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। सिमिलरली मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, पावर तो चलेगी, और ये जो केजी है इसे कन्वर्ट करना है ग्राम। ये सब कन्वर्जन फैक्टर्स आपको पता होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बस इतनी बात समझ ली तो मैथ्स बच गया। तो क्या है 6.67 × 10 टू द पावर -11 है, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, केजी टू द पावर -2, तो आता केजी स्क्वायर हो गया। तो 6.67 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन की जगह पर 10 टू द पावर 5 टाइम, मीटर स्क्वायर की जगह पर 100 × 100 दो बार किया स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी, केजी के लिए ग्राम डालना है, केजी स्क्वायर है तो दो बार 1000 करना पड़ेगा अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो क्या हो गया 5 6 7 8 9 जीरोस हैं, 9 में से 6 हट गई, 3 बची, 3 पॉजिटिव की बची, यहाँ एक मिनट जाएंगी, तो 6.67 × 10 पावर -8 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो आप इस तरीके की चीज़ों को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऐसे होने चाहिए, ये तो जब कुछ टिपिकल हो, कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे को इजीली पता ना हो, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। So I hope you might have understood the application of dimensions. Thank you.